हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश पेपर एसएससी महाराष्ट्र का। तो आज के दिन में एसएससी महाराष्ट्र का पेपर हुआ था इंग्लिश का, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे पास में क्वेश्चन पेपर नंबर N671, तो अलग अलग पेपर सेट्स होते हैं जिसमें से N671 पेपर को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड मोस्टली हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फुल जो बाकी सारे जो क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव थे उनको हम तो आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोस्टली हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि डू एज डायरेक्टेड का था। एनी 4 आपको सॉल्व करना था। एंड पहला सेंटेंस है पंक्चुएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको दिया गया यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैग, ही सेड, ही आस्क्ड। तो देखिए ये एक स्पीच है, तो स्पीच में सबसे पहली चीज़ की एक डायरेक्ट स्पीच आएगी, तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमाज आ जाएंगे बैक तक विथ यहाँ पे। उसके बाद में ही आस्क्ड है, तो अब फुल स्टॉप एंड में आएगा। यू में वाई कैपिटल हो जाएगा। यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैक, ये एक पर्सन का नाम है तो ये कैपिटल बी हो जाएगा। एंड बिकॉज ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है तो एक क्वेश्चन मार्क भी ऐड होगा एंड उसके साथ में एक डबल इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट 4 हिडन वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट 4 लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो 4 लेटर के आपको वर्ड्स फाइंड करने हैं इसमें से। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कुछ वर्ड्स को। तो देखिए यहाँ पे क्या वर्ड्स बन सकते हैं जो कि 4 लेटर्स के होने चाहिए। तो प्रोक्लेमेशन दिया गया है। एक वर्ड जो हम बना सकते हैं वो हो सकता है क्लेम, ठीक है, और हो सकता है मोशन, और एक वर्ड इसमें जो हमको बनाना है वो हो सकता है एटम। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स। तो ये हमारे 4 वर्ड्स हो गए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। तो स्पॉट करना था कि एरर क्या है। ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीचेस अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। बहुत ही सिंपल सेंटेंस दिया गया था। देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक होता है यूजुअली प्रेपोजिशन में मिस्टेक होता है, नाउन में होता है, या फिर उसमें टेंसेस में हो जाता है। तो यहाँ पे टेंस में मिस्टेक है। ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीचेस अस दिया गया, जो कि एक्चुअली टीच होना चाहिए। तो यहाँ पे ई एस जो है ये कट हो जाएगा। तो ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन, ये यहाँ पे राइट सेंटेंस होगा। तो टीचर्स में मिस्टेक था, ई एस यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो जल्दी से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। देखिए सभी वर्ड्स के यहाँ पे अगर हम देखें तो इन पहले 2 वर्ड्स सेम हैं। तो हम थर्ड वर्ड को यहाँ पे देखते हैं। क्यू है, टी है, डी है और वी है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा। तो हमारे पास में है वी, डी, टी और क्यू। तो सबसे पहले डी आता है तो 1, फिर उसके बाद में क्यू आएगा 2, देन आएगा टी, दैट मीन्स 3 एंड 4। तो दैट मीन्स कि पहला जो हमारा वर्ड होगा वो होगा इनडिस्प्यूटेबल, दैट मीन्स ये हमारा पहला होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बोला गया तो सबसे पहले इनडिस्प्यूटेबल आएगा, फिर उसके बाद में 2, दैट मीन्स क्यू, इनक्विजिटिव, तो ये 2 हो जाएगा, फिर इंटरैक्शन ये 3 हो जाएगा, और इन्वेंशन ये हमारा 4th वर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बोला है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। तो वर्ब्स हमको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉल है, तो कॉल के साथ में हम क्या कर सकते हैं, एल से एंड हो रहा है तो एल से चाहिए तो लुक हम कर सकते हैं। ठीक है, लुक हो गया। तो के से एंड हो रहा है तो के से हमको वर्ब चाहिए एक और, तो हम क्या कर सकते हैं, किक। ओके, नाउ वंस अगेन ये के से एंड हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और के से हमको वर्ब चाहिए, तो नेक्स्ट हो सकता है नो। ओके ना, डब्लू से हमको चाहिए, तो डब्लू से एक वर्ब हमको चाहिए, तो डब्लू से हमारा क्या हो सकता है, वर्ब वांट। तो दोस्तों ये हमारे हो जाएंगे वर्ब्स का वर्ड चेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 2 मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स ईच है यहाँ पे। तो म्यूज़िक के लिए आपको वर्ड रजिस्टर फॉर्म करना है। ठीक है, म्यूज़िक के लिए वर्ड रजिस्टर फॉर्म करेंगे। तो म्यूज़िक है हमारा। अब म्यूज़िक में हमको वर्ड रजिस्टर फॉर्म करना, मतलब कि 4 वर्ड्स बताने जिससे कि इससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो लिरिक्स हो सकता है सबसे पहला, फिर और क्या हो सकता है, कंपोज़र हो सकता है। ओके, फिर इसमें इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी आप लिख सकते हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल पियानो आपने लिखा होगा तो वो भी राइट है।
आपने गिटार लिखा होगा तो वो भी राइट है, आपने अगर फ्लूट लिखा होगा तो वो भी राइट है, सब म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो आप इसमें ये सारी चीज़ों को भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ 4 वर्ड्स हो सकते हैं। देखिए इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा, ये चेंज हो सकते हैं ये आंसर्स। लेकिन अगर आपने इन सारी चीज़ों से रिलेटेड लिखा होगा तो प्रॉबेबली आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वॉज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ्स, बिगिन द सेंटेंस विद मल्टीपल फेथ्स। अब देखिए मल्टीपल फेथ से आपको सेंटेंस को बिगिन करना, देखिए बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास में बाई दिया गया, दैट मीन्स कि ये सेंटेंस है पैसिव में। ओके ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में, जिसको आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इसको एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा कि मल्टीपल, ओके मल्टीपल फेथ्स nourished Dr. Kalam's own life. ओके मल्टीपल फेथ्स नरिश डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ। तो ये होगा इसका राइट आंसर, जो कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। अगर आपने ये लिखा होगा तो राइट है। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, वॉज नरिश दिया गया था तो वॉज यहाँ पे जो है ये डिनोट करता है कि एक सिंपल पास्ट सेंटेंस है ये, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे सिंपली वॉज निकल जाएगा और बाई की जगह पे फिर हम उसको रिवर्स कर देंगे, ऑब्जेक्ट हमारा जो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मल्टीपल फेथ्स नरिश डॉक्टर कलाम्स ऑन लाइफ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। तो देखिए यहाँ पे वंस अगेन हमारे पास में सेंटेंस है एज सून एज वी वेंट टू अ रॉकी बीच वी सॉ द स्प्रेड ऑफ मैजेस्टिक ओशन। तो नो सूनर देन में हमको कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारा सेंटेंस ब्रेक कहाँ पे हो रहा है। तो सेंटेंस का हमारा ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो ये है। तो एज सुन एज वी वेंट टू अ रॉकी बीच, तो वी वेंट टू अ रॉकी बीच दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल वेंट जो है ये पास्ट में है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, नो सूनर में हमारा सबसे पहले क्या आता है, नो सूनर डिड वी। अब वेंट जो है ये चेंज हो जाएगा प्रेजेंट, बिकॉज डिड हमारे पास में ऑलरेडी आ चुका है। तो डिड अब यहाँ पे आ चुका है, इसलिए वेंट चेंज हो जाएगा प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट क्या होता है वेंट का, वो होता है गो, राइट। तो वेंट का प्रेजेंट टेंस होता है गो। तो नो सूनर डिड वी गो टू अ रॉकी बीच, ओके, देन, और कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे, देन वी सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो सिंपल था ये। यहाँ पे सिर्फ आपको करना क्या था, नो सूनर डिड वी गो हो जाएगा, वेंट की जगह पे गो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन था, अगर आपने ये लिखा होगा तो राइट है। कुछ बच्चे जो इसमें गलती किए होंगे, मे बी मुझे पॉसिबली लगता है वो वेंट को उन्होंने एज इट इज़ रखा होगा, तो वो यहाँ पे मेन एरर हो सकता है मे बी आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे आपको पहचानना है और बताना कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी कुड है सबसे पहली चीज़, और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, स्टेटमेंट क्या है, कुड आई यूज़ योर कंप्यूटर फॉर सर्फिंग नेट। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि कुड दिया गया है तो कुड यहाँ पे मीन कर रहा है, कुड आई यूज़ मतलब कि आस्क कर रहे हैं। तो इसका जो यहाँ पे पर्पज़ है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट, ओके। तो इसका पर्पस है पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वी वेर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिन्टॉश इट ऑल केम बैक टू मी। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज और टाइप क्या है उसका। सो नेम एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन वी वेर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिन्टॉश कंप्यूटर। तो ये सबसे पहला जो सेंटेंस है ये हमारा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड इट ऑल केम बैक टू मी होगा हमारा मेन क्लॉज, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट, बिकॉज ये व्हेन से शुरू हो रहा है तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हो गया हमारा। अब मेन क्लॉज हमारा है कि इट ऑल केम बैक टू मी, तो मेन क्लॉज का तो कुछ करना नहीं, अब हमको टाइप बताना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा मेन क्लॉज है वो कंप्लीट है,
इट ऑल केम बैक टू मी, मतलब कि इट ऑल हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, केम क्या है, वर्ब है, एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मेन क्लॉज तो कंप्लीट है, तो यहाँ पे नाउन क्लॉज होने का कोई भी गुंजाइश नहीं बनती, क्योंकि सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, तो नाउन क्लॉज नहीं हो सकता। अब किसी और चीज़ को भी मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, तो इट ऑल केम बैक टू मी, तो इसीलिए यहाँ पे ये समवेयर और दी अदर ये एडवर्ब क्लॉज होगा, और एडवर्ब क्लॉज होगा तो व्हेन दिया गया, व्हेन डिनोट करता है टाइम को, तो इसलिए होगा ये एडवर्ब क्लॉज, यहाँ पे ये बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन सिंपल थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है पैसेज का क्वेश्चन, लेकिन पैसेज में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे, तो अगर आपने पैसेज सही तरीके से पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। पहला क्वेश्चन है किस हु सेड टू हूम, मतलब बताना किसने किसको कहा। तो यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, तो यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन दैट हु सेड टू हूम। सो हु, यहाँ पे किसने इस सेंटेंस को कहा, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर। तो ये सेंटेंस जो था ये हरी सिंह ने, मतलब कि जो थीफ है हमारा, जो यहाँ पे इस पैसेज में हमारा थीफ दिया गया है, अगर हम देखें तो थीफ का नाम यहाँ पे क्या है, हरी सिंह। तो या तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि थीफ, या फिर आप डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हैं कि हरी सिंह। तो अगर आपने नाम लिखा होगा या थीफ लिखा हो, दोनों ही राइट कंसीडर हो। और किसको कहा है ये अनिल को कहा है उसने। ठीक है, तो अनिल को उसने क्या कहा, अनिल को जाके यहाँ पे अगर आप देखेंगे आई सेड, अब ये स्टोरी जो है नरेट कौन कर रहा है, स्टोरी को का नरेशन जो कर रहा है वो है हरी सिंह, मतलब कि जो थीफ है वो खुद इस स्टोरी को नरेट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे आई सेड है यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा हरी सिंह ने या फिर थीफ ने अनिल को कहा इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो ये सेंटेंस अनिल ने हरी सिंह को या फिर थीफ को कहा है। तो आप हरी सिंह लिखिए या फिर थीफ लिखिए, आपका आंसर राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे अनिल के बारे में कुछ क्वालिटीज़ है, कुछ यहाँ पे क्लस्टर दिया गया जिसको आपको ड्रॉ करना था और इसका आंसर लिखना था। तो सबसे पहली चीज़ एज, अनिल का एज क्या, क्वालिटीज़ ऑफ अनिल, तो इसका एज यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है। तो एज देखिए यहाँ पे दिया गया 25, तो एज सिर्फ 25 आप लिख सकते थे या फिर 25 ईयर्स, दोनों ही राइट माने जाएंगे। चलिए क्वालिटीज़ देखिए, क्वालिटीज़ क्या है, अब क्वालिटीज़ यहाँ पे क्या हो सकती है, क्वालिटीज़ हो सकती है ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे इजी गोइंग दिया गया तो मतलब कि एक हो जाएगा काइंड और एक हो जाएगा सिंपल। अब फिजिकल अपीयरेंस क्या था, फिजिकल अपीयरेंस भी एक बार देख लेते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस था टॉल एंड लीन फेलो, तो मतलब कि एक तो टॉल दिया गया, दूसरा हो जाएगा लीन। फेलो नहीं लिखना है आपको बिकॉज फेलो का मतलब होता है पर्सन, तो यहाँ पे टॉल एंड लीन ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा था, 2 मार्क्स के लिए था दोस्तों। देखिए बहुत ही सिंपल था, अगर आप चाहें तो मतलब अगर आपने सही लिखा होगा तो आपको मिल गया होगा मार्क्स, इसके लिए ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। फ्लैटरी, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए जिसका आपको मीनिंग बताना है। तो फ्लैटरी का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है इनसिंसियर प्रेज। ओके, तो इनसिंसियर प्रेज इसका फ्लैटरी का मीनिंग है। उसके बाद में नेक्स्ट है अपीलिंग। ओके, तो अपीलिंग का क्या राइट होगा, देखिए चार्मिंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव या फिर गुड कंडक्ट, इसमें से प्रॉबेबली और जो इसका सही आंसर है वो है अट्रैक्टिव। अपीलिंग का मीनिंग होता है अट्रैक्टिव। ठीक है, दिस थिंग इज अपीलिंग टू मी, दिस थिंग इज अट्रैक्टिव टू मी। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा अट्रैक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, तो आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, यहाँ पे WH क्वेश्चन आपको फॉर्म करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये प्रॉबेबली। अब यहाँ पे इसका देखिए अ न्यू नेम, तो यहाँ पे हमको क्या करना है वॉट। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी मिसिंग है, ऑक्सिलरी होता तो हम वॉट के बाद में डाल देते, लेकिन ऑक्सिलरी मिसिंग है, तो इसीलिए हम देखेंगे टेंस क्या, टुक। अब टुक जो है ये पास्ट टेंस है टेक का, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सिलरी जो यूज़ होगा वो होगा डिड। What did I took every month। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। I was an experienced
हैंड, तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है डिटरमाइनर्स को, बहुत ही सिंपल था। डिटरमाइनर यहाँ पे सिंपली हो जाएगा एन, ओके। तो यहाँ पे डिटरमाइनर क्या हो जाएगा, एन। तो आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड हैंड, तो यहाँ पे एन आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई डू यू थिंक हरी सिंह गेव हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल? वाई डू यू थिंक हरी सिंह गेव, वाई डू यू थिंक हरी सिंह गेव हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल? तो देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर है वो इसलिए बिकॉज उसको अनिल को फंसाना था, तो मतलब आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, बिकॉज उसको अनिल के साथ में जाना था, उसके घर में उसको कुछ चोरी वगैरह करनी थी, तो वो उसका आंसर होता है। ये एक ब्रीफ आंसर है 2 मार्क्स का, इसको आप लिख सकते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे बात कर रहे हैं ज़्यादातर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा B1 में है वो है कि द Dash on Monuments and Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए सिंपल है। इसका आंसर अगर आप पैसेज में ढूंढते तो आपको मिल जाता है कि इंटरनेशनल काउंसिल, ठीक है। तो इंटरनेशनल काउंसिल इसका राइट आंसर है। द फेमस डैम सिचुएटेड इन इजिप्ट ऑन रिवर नाइल इज़ असवान हाई डैम, बहुत ही सिंपल आंसर था। अगर आपने एक भी बार चैप्टर को भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये। The idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early dash century, जिसका राइट आंसर यहाँ पे है 20th, ओके। तो ये फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर आपको मिलता है अर्ली 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ एन एस्टिमेटेड $80 million and 40 million which came from dash different countries, तो यहाँ पे वो दिया गया है, ओके। तो इसका आंसर जो है वो है 50, ओके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज। तो टास्क दिया गया, उसका रीज़न आपको बताना है। तो टास्क और रीज़न बताना है। यूनेस्को लॉन्च है इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959, तो यूनेस्को ने लॉन्च किया तो 1959 में। तो यहाँ पे देखिए यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959। इसका रीज़न है टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, ओके। तो इसका रीज़न है टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, वो इसका रीज़न होगा, ओके। टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स, टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, वो इसका आंसर यहाँ पे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड द वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। तो इसका आंसर क्या बनता है? चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। देखिए अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड दिस टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक and cultural sites but also to protect world's significant and natural scenic sites, ये इसका रीज़न बनता है। तो to protect historic and cultural sites and protect the world's significant natural and scenic sites, ये इसका आंसर। यहाँ पे but to also को आप हटा देते यहाँ से and इसके जगह and लिख देते तो ये आपका राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में। अब चलिए पिक आउट एंड राइट 4 एडजेक्टिव्स। तो 4 एडजेक्टिव्स को आपको फाइंड करना है। तो इसमें से अगर आप फाइंड करेंगे एडजेक्टिव्स को, तो एडजेक्टिव्स फाइंड करना इजी था इसके अंदर, अगर आप ढूंढते तो आपको मिल जाता। देखिए सबसे पहला नेचुरल हेरिटेज में नेचुरल, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आपको फिर इसके अंदर मिल सकता था। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसमेंटलिंग मूवमेंट, हायर ग्राउंड हो सकता था एक, ओके। उसके बाद में और क्या हो सकता है, कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज में कल्चरल, सीनिक साइट्स, तो सीनिक साइट्स हो सकता था। सिमिलर गोल्स, सिमिलर एंड गोल्स, तो सिमिलर यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, सीनिक एडजेक्टिव हो जाएगा, कल्चरल एडजेक्टिव है, हायर ग्राउंड एडजेक्टिव है एंड नेचुरल एडजेक्टिव है। तो ये सारे वर्ड्स जो हमारे हैं, जैसे कि नेचुरल हो गए, कल्चरल हो गए, सिमिलर, सीनिक, ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारे, और हायर भी है। तो 4 ही लिखने थे बट और भी हैं इसके अंदर, तो आपको 4 लिखने थे। अगर आप सर्च करते तो आपको प्रॉबेबली मिल गया होगा। तो देखिए अब आप में से आपके आंसर्स राइट हैं कि नहीं है, आप एक बार चेकआउट जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन है, ग्रामर का। यूनेस्को एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो को आपको यूज़ करना। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ जो सेपरेटेड है वो है यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स इनिशिएटेड।
तो दो चीज़ें यहाँ पे जो सेपरेटेड है वो सिंपल से यहाँ पे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड यूनेस्को। तो इसका आंसर हो जाता कि नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो International Council on Monuments initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. ठीक है, ये सिंपल से हो गया। नेक्स्ट हमारा तो था कि आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। तो देखिए इस सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो इन 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप्ड सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड देम एट द United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden 1972। तो इसका राइट आंसर है, बिकॉज ये एंड के साथ में आ रहा है तो इसका राइट आंसर बनता है कंपाउंड सेंटेंसेस। देखिए कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ पे फैन बॉयज़, अगर आपको पता हो तो फैन बॉयज़ जो होता है वो यूज़ कर सकते थे। फैन बॉयज़ कंजंक्शन थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पे फैन बॉयज़ जो एंड है यहाँ पे ए स्टैंड करता है एंड के लिए, बिकॉज ये सेंटेंस यहाँ पे दो सेंटेंस है जो कि एंड से यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं, तो इसीलिए ये सेंटेंस जो है ये कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो कंपाउंड सेंटेंस एक का राइट आंसर था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। व्हाट मेजर्स विल यू अडॉप्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आपको लिखना था ये। आप प्रॉबेबली आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते कि क्या क्या मेजर्स आप लेंगे जिससे प्रिवेंट किया जा सके कोई भी डैमेज हिस्टोरिकल साइट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब पोएम में आ जाते हैं। पोएम में कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, पोएम सिंपल दिया गया था। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो पोएम पे थे ये मतलब काफ़ी सिंपल थे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। तो पहला है कि एनिमल शो द रिलेशंस टू अस, तो ये सही है, ये ट्रू है ये सेंटेंस, बिकॉज अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो दे यहाँ पे दिया गया दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। ह्यूमन्स हैव गिवन अप मैनी गुड क्वालिटीज़, दैट मीन्स ह्यूमन्स ने काफ़ी सारे गुड क्वालिटीज़ को गिव अप कर दिया। देखिए यहाँ पे आई वंडर वेयर दीज टोकन्स कम, वेयर दे गेट दीज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लेक्टली ड्रॉप देम। सो यहाँ पे ओवर इन ऑल ये जो सेंटेंस है ह्यूमन्स हैव गिवन अप मैनी गुड क्वालिटीज़, ये जो सेंटेंस है ये भी सेंटेंस यहाँ पे ट्रू है। ओके तो ये सेंटेंस भी ट्रू है बिकॉज ह्यूमंस ने गिवन अप कर दिया है काफ़ी सारी गुड क्वालिटीज़ को। एनिमल्स स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, नो इट इज फॉल्स। तो दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, इसलिए फॉल्स है। एनिमल्स आर प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन, आई think I could turn and live with animals, they are so placid and self-contained, so it is true। तो यहाँ पे 3 ट्रू थे, एक फॉल्स था। बढ़ते हैं अगली की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। व्हाट क्रेज डू एनिमल्स नेवर डिस्प्ले, वाई। तो क्रेज मतलब कि होता है मेनिया, तो प्रॉबेबली ये लाइन जो थी आपके आंसर थी, नॉट वन इज dissatisfied, not one is dismantled with the mania of owning things। जैसे कि humans owning things मतलब कि चीज़ों को अपने पास रखना चाहते हैं, more and more materialistic things को चाहते हैं एंड वो अपने पास में रखना चाहते हैं, वैसा एनिमल्स नहीं चाहते हैं, ये इसका आंसर था। तो राइट आंसर ये था कि ओनिंग थिंग्स मतलब मटीरियलिस्टिक थिंग्स को ओन करना, ये क्रेज एनिमल्स में नहीं देखा जाता। पिक आउट वन एग्जाम्पल ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन। तो रिटोरिकल क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप पूरे के पूरे पैसेज में देखते मतलब पूरा पोएम में देखते, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ एक लाइन में वो क्वेश्चन था जो कि लास्ट लाइन में आके है, डिड आई पास दैट वे यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लेक्टली ड्रॉप देम। तो रेटोरिकल क्वेश्चन मतलब कि एक सेंटेंस जो कि एक ऑक्सिलरी से स्टार्ट होता है यूजुअली, तो यहाँ पे डिड आई से ये स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ये जो लास्ट लाइन हमारी है ये हमारा A3 का आंसर है, जो कि हमारा रेटोरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। देखिए इसके ऊपर अप्रिसिएशन लिखने के लिए आया था। गिवन पॉइंट्स इन पैराग्राफ फॉर्मेट, तो आपको पैराग्राफ्स में लिखना था ना कि पॉइंट्स में। तो पैराग्राफ में लिखना था, इसका आप
अप्रिसिएशन लिख सकते थे। तो ये एक अच्छा पोएम था, यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन लिखना था, जस्ट यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, इसके ऊपर आपको लिखना था। चलिए बढ़ते हैं, आपने अप्रिसिएशन लिखा हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, यहाँ पे फिर आ जाते हैं अनसीन पैसेज की तरफ। तो यहाँ पे अनसीन पैसेज में अब क्या आंसर हो सकते हैं देखते लेते हैं। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो यहाँ पे इसमें चार्ट में कंप्लीट लाइफ स्टेजेस ऑफ फ्री फायरफ्लाइज। तो लाइफ स्टेजेस बताने थे फायरफ्लाइज के। पैसेज रीड करने के बाद में देखिए यहाँ पे पैसेज रीड स्टार्टिंग आउट एज एन एग, मतलब पहला स्टेप है एन एग। ओके, एग के बाद में देन हैचिंग इनटू लार्वा, तो यहाँ पे आ जाएगा लार्वा। नेक्स्ट स्टेप था एट द जुवेनाइल स्टेज दे टर्न इनटू प्यूपा, सो प्यूपा विल बी द नेक्स्ट स्टेप एंड देन फाइनली एडल्ट्स, तो एडल्ट्स। ओके, तो ये हो गए इसके 4 लाइफ स्टेजेस ऑफ फायर फ्लाइज। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक चार्ट था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट 2 रीजंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फायर फ्लाइज। तो देखिए क्यों उसको कंजर्व करना चाहिए, उसके 2 रीजंस देखिए सेकंड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही आंसर दिया है। कंजर्विंग देम इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ एज फायर फ्लाइज आर अ की पार्ट ऑफ द फूड वेब। तो because they are a key part of the food web and they are predators of agricultural pests। तो ये in turn they prey for spider and other insects, मतलब कि इसको आप ज्वाइन कर सकते थे। they are predator of agricultural pests and also they prey for spider and other insects। so ये रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमको उनको कंजर्व करना चाहिए। तो 2 रीजंस हमको देने थे, तो ये 2 रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेक एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्स। तो डिफरेंट का हो जाएगा, डिफरेंट का हो जाएगा इनडिफरेंट। ओके, डिफरेंट का हो जाएगा इनडिफरेंट। एक्सपीरियंस का हो जाएगा इनएक्सपीरियंस, और एक और हो सकता है दैट कैन बी अनएक्सपीरियंस। ओके, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं, इनएक्सपीरियंस एंड अनएक्सपीरियंस दोनों ही करेक्ट हैं। बैक्टीरियल का हो जाएगा एंटी बैक्टीरियल। ओके, प्रीफिक्स हमको यूज़ करना मतलब कि वर्ड के पहले कुछ ऐड करना था, तो बैक्टीरियल इसीलिए हो जाएगा एंटी बैक्टीरियल। नेचुरल हो जाएगा अननेचुरल। ओके, तो ये हो गया 4 इसके आंसर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। टू मैनी पीपल कैन डिस्टर्ब एडल्ट एंड लार्वल हैबिटेट। तो इसमें आपको यूज़ करना रीराइट द सेंटेंस एज वेल एज। तो देखिए सिंपल सेंटेंस है, टू मैनी पीपल कैन डिस्टर्ब एडल्ट, एंड को रिप्लेस करके यहाँ पे आपको सिंपली लगा देना था एज वेल एज। तो टू मैनी पीपल कैन डिस्टर्ब एडल्ट एज वेल एज लार्वल हैबिटेट, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाता। पिक आउट द इन्फिनेटिव फॉर्म फ्रॉम द इन्फिनेटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो इन्फिनेटिव फाउंड करना था, तो इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब, बहुत ही सिंपल था, टू प्रोड्यूस। तो टू प्रोड्यूस जो यहाँ पे है ये हमारा इन्फिनेटिव है, तो इसको जस्ट आपको लिख देना था और आपका आंसर वही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर इंसेक्ट दैट टीचेज अस सम वैल्यूज ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। देखिए इंसेक्ट की बात हो रही है, तो इंसेक्ट में जो हमको वैल्यूज सिखाता है, एंट हो सकता है, हार्डवर्क सिखाता है हमको, फिर हनी बी हो सकती है, राइट, हनी बी जो कि सोशल काम करती रहती है, तो हनी बी के बारे में आप लिख सकते थे। फिर सिल्क वॉर्म के बारे में भी आप लिख सकते थे। तो इनमें से ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं, इन इंसेक्ट्स से हमको फ़ायदा मिलता है, ये कुछ वैल्यू सिखाते हैं लाइफ के, तो इनमें से कोई भी आप इंसेक्ट ले सकते थे, या फिर कोई और भी अगर आपने इंसेक्ट लिया हो जो कि कुछ आपको लगता हो कि जो वैल्यूएबल सिखा दें, तो प्रॉबेबली वो राइट आंसर था। आपको 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे लिखना था, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, आप लिख सकते थे इसके बारे में। फिर उसके बाद समरी लिखनी थी, समरी में आपको जस्ट इसमें से जो मेन पॉइंट्स है उसको चूज़ आउट करने थे एंड उसको आपको लिखना था समरी। तो वंस अगेन अ गुड क्वेश्चन, राइटिंग स्किल का 5 मार्क्स का था, लिख सकते थे आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में लेटर राइटिंग का, तो लेटर राइटिंग में आपको लेटर राइटिंग के लिए फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों दिया गया था, आपको जो भी चॉइस है आप लिख सकते थे। इमेजिन योर मानव और मीरा शर्मा, तो मेल जो होते कैंडिडेट्स थे वो मानव को चूज़ करते, फीमेल कैंडिडेट्स मीरा को चूज़ करते। एड्रेस था B12 स्नेह कुटीर MG रोड नासिक 422003। तो ये था एड्रेस, मतलब कि अगर आप फॉर्मल लिख रहे हो या फिर इनफॉर्मल, तो वहाँ पे सबसे पहले आपका नाम आ जाता मानव या फिर मीरा शर्मा। उसके बाद में एड्रेस आ जाता B12 स्नेह कुटीर। ओके, फिर उसके बाद में MG रोड एज इट इज़, जस्ट उसको कॉपी करना था, नासिक एंड 4220
003 विद फुल स्टॉप। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद में आपको चाहिए था डेट, तो डेट दिया नहीं गया, तो आज का डेट आप लिख सकते थे 19 मार्च 2022 फुल स्टॉप। तो फॉर्मल इनफॉर्मल के लिए सेम रहता है, नाम अगर आप लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाम अगर आप लिखते हैं तो नाम लिखते, अगर आपने नाम लिखा होगा टॉप में, चाहे फॉर्मल लिख रहे हो चाहे इनफॉर्मल लिख रहे हो, नाम लिखा होगा तो करेक्ट है, नहीं लिखा होगा तो भी करेक्ट है, कोई गलती नहीं है उसमें, बिकॉज एंड में आता ही है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको कंटेक्स्ट दिया गया था, इस कंटेक्स्ट के ऊपर आपको लिखना था। अगर मैं फॉर्मल की बात करूँ तो फॉर्मल में फिर आपको एक और यहाँ पे लिखना था, जैसे कि उसके बाद में आपको लिखना था कि टू द चेयरमैन, ओके, कॉमा, और एड्रेस आपको दिया गया था, एज इट इज़ कॉपी कर देना था। फिर सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट के बाद में आपको फिर सैल्यूटेशन एंड आंसर। तो एक अच्छा टॉपिक दिया गया था, सिंपल था, काफ़ी डिफिकल्ट नहीं था, ऑलरेडी आप कंटेक्स्ट काफ़ी तौर पे दे दिया गया था, तो आप लिख सकते थे ये। वर्बल टू नॉन वर्बल की तरफ बढ़ते हैं। वर्बल टू नॉन वर्बल भी जो दिया गया था काफ़ी सिंपल था, काफ़ी ईजी था बाय द वे एज़ कम्पेयर टू मतलब जो आता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, राइट आंसर्स को फाइंड करना था आपको और लिख देना था। तो देखिए टर्टल्स और टॉर्टोइज के बारे में यहाँ पे एक पैसेज दिया था, जिसको आपको रीड करना था और आंसर करना था। तो ऑलरेडी एक टेबल दिया था, सिंपली टेबल में आंसर्स फिल करने थे। पहला जो यहाँ पे हैबिटेट के बारे में बात हो रही है टर्टल्स एंड टॉर्टोइज की, तो देखिए टर्टल्स और टॉर्टोइज के जो हैबिटेट हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टर्टल्स आर क्लोजली रिलेटेड, देर आर रेप्टाइल्स, द मेन डिफरेंस बिटवीन द टर्टल इज इन वाटर ड्वेलर एंड टॉर्टोइज इज ए लैंड ड्वेलर। तो यहाँ पे आपका आंसर जो बनता था वो है कि ये वाटर ड्वेलर है, ओके, और ये कौन है, लैंड ड्वेलर, ओके। तो ये वाटर ड्वेलर, ये लैंड ड्वेलर। प्लेसेस फाउंड कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो प्लेसेस फाउंड में अगर हम देखें तो टर्टल कहाँ मिलते हैं, टर्टल्स आर फाउंड इन अफ्रीका एंड अमेरिका एंड टॉर्टोइज एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। तो ये हो गया। शेल कैसा होता है, देखिए यहाँ पे टर्टल का दिया गया पहले सेकंड पैराग्राफ में, शेल इज लाइटर एंड मोर स्ट्रीमलाइन, तो लाइटर एंड मोर स्ट्रीमलाइन। वहीं पे टॉर्टोइज का कैसा होता है, टॉर्टोइज का यहाँ पे दिया गया था कि राउंडर बम्पियर एंड हैवियर शेल, ठीक है, राउंडर बम्पियर एंड हैवियर। तो ये हो गया शेल के बारे में, ठीक है। लाइफ स्पैन कितनी है टर्टल की, कितनी है 20 to 40 ईयर्स, मैक्सिमम 86 ईयर्स, और वहीं पे टॉर्टोइज की 80 to 150 एंड मैक्सिमम 188 ईयर्स। तो ये इसके आंसर्स थे, चार पॉइंट्स थे दोनों के ही। आपने अगर लिख दिया होगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके लिए बहुत ही सिंपल दिया गया था बाय द वे, इतना सिंपल आता नहीं है बट ये सिंपल बहुत ही ज़्यादा हो गया, बट ठीक है, अच्छी बात है, मार्क्स स्कोरिंग था यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नॉन वर्बल टू वर्बल। देखिए नॉन वर्बल टू वर्बल अब ये हम यहाँ पे करने वाले तो नहीं है, लेकिन फिर बता देता हूँ। प्रॉब्लम्स फेस बाय टीनेजर्स एक टॉपिक दिया गया जिसके अलग अलग रीजंस थे, तो आपको सिंपली इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, अलग अलग सब टॉपिक्स को आपको लेके। यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स ट्री डायग्राम नहीं दिया गया था, एक यहाँ पे ट्री डायग्राम स्ट्रक्चर आपको दिया गया था जिसके अलग अलग रीजन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 रीजन थे। प्रॉबेबली अगर आप दो लाइन में लिख देते तो आपको अराउंड यहाँ पे 100 वर्ड्स हो जाते थे और आपको मार्क्स मिल जाते थे। तो यहाँ पे एक इजी एंड सिंपल था, जस्ट 6 रीजंस है जिसको आपको डिफाइन करना था एंड एक टाइटल आपको देना था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो राइटिंग स्किल है हमारे पास में, स्पीच आपको डिलीवर करना था। गिविंग इज रिसीविंग, मतलब कि है, इसका मीनिंग है कि दोगे तो आपको मिलेगा, एंड उसी के साथ कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए थे। मेक्स इट यू फील बेटर एंड हैप्पी, promotes cooperation and social connection, develops feeling of contentment and feeling of empathy। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स दिए थे, तो आप यूज़ करके एक स्पीच बना सकते थे। पहले आपका सैल्यूटेशन मतलब पैराग्राफ आता था, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम। तो अगर आप नेम आपने प्रॉबेबली यूज़ किया तो XYZ या ABC आपको लिखना था, आपका नाम नहीं लिखना था इसके अंदर। तो रेस्पेक्टेड सर, मैडम एंड वो सारी चीज़ें, आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है, देन आपका स्पीच आता है, देन आपका एंडिंग जो कि थैंक यू नोट होता है यूजुअली, तो वो यहाँ पे करना था आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। काउंटर व्यू पॉइंट्स आपको दिए गए थे। शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज़ नॉट अ रॉन्ग चॉइस, इसका काउंटर व्यू लिखना था, मतलब कि शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज़ रॉन्ग, आपको इन शॉर्ट प्रूफ करना था। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए थे जिसको आप यूज़ करके आप लिख सकते थे। काउंटर व्यू ईजी एंड सिंपल था वंस अगेन। नेक्स्ट, एक्सपैंड द थीम, मतलब कि एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। द टाइम टू बी हैप्पी इज़ नाउ, मतलब कि जो खुशी का वक्त है वो आज है। आपको खुश कब रहना है, वो आज रहना। आज जो भी है आपके पास में, वॉट एवर यू हैव राइट नाउ, यू हैव टू बी हैप्पी विद दैट एंड डोंट डिमांड फॉर समथिंग मोर। सो वो इसका ओवरऑल कंटेक्स्ट था।
चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि न्यूज़ रिपोर्ट आपको लिखना था। गवर्नमेंट एनकरेजेस क्लासरूम टू गो डिजिटल, मतलब कि डिजिटल को यूज़ करना है, इसके ऊपर आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखना था। प्रॉबेबली एक टॉपिक दिया गया था, तो इसको यूज़ करके आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट, मतलब कि न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग आपको करनी थी। तो ये भी एक सिंपल टॉपिक था। गवर्नमेंट मतलब जो हम पिछले 2 साल से देखते हुए आए हैं कि डिजिटल का ज़माना आ चुका है पढ़ाई में, वही चीज़ को आपको यहाँ पे प्रॉबेबली एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट, डेवलपिंग अ स्टोरी एंड नरेटिंग एक्सपीरियंस। तो डेवलपिंग अ स्टोरी में क्या था कि डेवलप अ स्टोरी अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, ज़्यादा नहीं, 80 to 100 वर्ड्स, मतलब कि 1 to 1.5 पेज आपको मतलब लिखना था। राज वॉज थ्रिल्ड टू गेट अ VIP पास फॉर द कॉन्सर्ट ऑफ हिज फेवरेट सिंगर, मतलब कि अब यहाँ पे कोई भी सिंगर आप ले सकते हैं, उसको सूटेबल टाइटल दे सकते हैं। तो एक स्टोरी बनानी थी कि राज बहुत हैप्पी था बिकॉज उसको एक VIP पास मिला। अब इसके ऊपर एक स्टोरी बनानी थी कि राज ने प्रॉबेबली एक कॉन्टेस्ट जीता, इसकी वजह से उसको एक पास मिला, या मतलब कुछ भी आप एक स्टोरी बना सकते थे। तो एक स्टोरी बन सकती थी इसके ऊपर। एक अच्छा टॉपिक था, सिंपल टॉपिक था, कॉम्प्लेक्स नहीं था कि समझने में ही मुश्किल हो गई हो। तो टॉपिक सिंपल था तो स्टोरी इजीली बन जाती है। वैसे ही सेकंड जो था, एक्सपीरियंस नरेट करना था, आपका खुद का एक्सपीरियंस। पहले में स्टोरी बनानी थी, दूसरे में एक्सपीरियंस नरेट करना था। तो इसमें से कोई भी एक आप कर सकते थे। सूटेबल टाइटल यहाँ भी चाहिए था, एंड हेंस आई डिसाइडेड नेवर टू लीव माई होम विदाउट अ मास्क। अब इसका अलग अलग रीजंस हो सकते थे कि आप क्या किस लिए मतलब घर नहीं छोड़ते विदाउट अ मास्क। मतलब इसका आप लिख सकते थे कि प्रॉबेबली एक कॉमिक साइड भी हो सकता था कि प्रॉबेबली फाइन लग गया था एक बार आपको, जिसकी वजह से अब आप मतलब घर से बाहर नहीं निकलते हो, या फिर ड्यू टू सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के लिए, बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा है, तो उन सारी चीज़ों की वजह से सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के लिए, ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स भी अफेक्ट नहीं हो, तो यहाँ पे ये चीज़ को आप मेंशन कर सकते थे। तो इसीलिए आप घर से बाहर नहीं निकलते विदाउट अ मास्क। ये एक स्टोरी बन सकती थी, यहाँ पे एक नरेशन एक्सपीरियंस बन सकता था। तो ये था ओवर इन ऑल पेपर हमारा इंग्लिश का। पेपर इजी था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक सिटी एक आधा प्लेसेस पे थी, बट ओवर इन ऑल अगर मैं पेपर को रेट करूँ तो पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी था। एक अच्छा मार्क्स स्कोर किया जा सकता था क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे। इतने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स थे कि मतलब हम कह सकते हैं कि अराउंड 40 मार्क्स, तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव से सही तरीके सॉल्व करता है तो 40 to 45 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। तो पेपर ओवर इन ऑल ईजी था। अब आपके पेपर कैसे गए, आपके ने कौन से मिस्टेक्स किए हैं, क्या आपको और भी कुछ डाउट्स है अगर इसके अंदर, तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।